करंटली आप दोनों का टोटल कॉम्पनसेशन क्या है? कलेक्टिवली हम लोग का अर्न करते हैं अराउंड 3.10 lakhs पर मंथ। मुझे थोड़ा सा गैजेट्स का शौक है, तो मेरे पास कभी मैं ड्रोन ले लेता हूँ, कभी मुझे गिम्बल लेना होता है। रिसेंटली मैंने एक आईपैड लिया था, मैकबुक लिया था, तो ऐसे करके अननेसेसरी के कुछ खर्चे मेरे बने रहते हैं कि मैंने इनको एप्पल वॉच और एक आईफोन फिर ये मेरे को गिफ्ट कर देते हैं। इनको एक्चुअली कुछ है, इम्पल्सिव बाइंग कह लो या पता नहीं, तो इनको रहता है। आई यूज लॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एंड आई हैव 16 क्रेडिट कार्ड्स। आप मुझे ये चीज बोलो कि आपको 16 क्रेडिट कार्ड्स की क्या जरूरत है? घर लेने का प्लान है, गुड़गांव से थोड़ा सा आउटर में वी आर प्लानिंग, बट वो भी 1.3-1.5 CR तक जा रहा है। तो महीने के 2,30,000 रुपए बचने चाहिए। हाँ। क्या बचा पाए आप कोई भी महीने में? हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस। आज मैं हूँ गुड़गांव में और मेरे साथ है सिद्धांत और महिमा। इनके साथ आज इनके फाइनेंसेस को समझेंगे एंड आई विल ट्राई टू फिक्स देयर फाइनेंसेस। हेलो गाइस, वेलकम टू द शो। हेलो, हाय। कैसे हो आप लोग? ऑल गुड। बढ़िया। हाँ। गर्मी तो बहुत है, मई का सीजन है। थोड़ा थोड़ा अगर शक्ल में पसीना दिखेगा माफ कीजिएगा, लाइट्स पिछले 12 घंटे से नहीं है, बट अगर आए हैं, ट्रैवल किया है तो शूट करके ही जाएंगे, आप तक वीडियो हम पहुंचाएंगे ही। सबसे पहले आप दोनों ये बताइए कि आप करते क्या है। महिमा जी, आप क्या करते हो? आई एम एन असिस्टेंट टीम लीड इन अ कंपनी, इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। मेरा मेजर पार्ट कोडिंग का है। तो क्या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो? हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ठीक है। और आप कितने साल से काम कर रहे हो? मुझे अराउंड 10 ईयर्स अराउंड हो गए हैं। आप क्या करते हो सिद्धांत जी? आई एम ऑल्सो इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल, और मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब करता हूँ एज अ मैनेजर देयर, बट मेनली पार्ट मेरा भी कोडिंग का ही है। आई हैव अराउंड 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन IT। तो आप मुझे ये चीज़ बताइए गाइस कि करंटली आप दोनों का टोटल कॉम्पनसेशन क्या है और आप लोगों का मंथली कलेक्टिव इन हैंड इनकम कितनी है? कलेक्टिवली हम लोग का अर्न करते हैं अराउंड 3.10 lakhs पर मंथ। दिस इज पोस्ट टैक्स, पोस्ट ऑल द डिडक्शंस, राइट? आप दोनों के कंपनी में इंडिविजुअली क्या क्या पर्क्स और बेनिफिट्स मिलते हैं? मेरी कंपनी में हेल्थ इंश्योरेंस है, मेरा टर्म इंश्योरेंस भी देते हैं, प्लस एक कार लीज पॉलिसी भी है और फ्री फूड। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है, क्या वो सिर्फ आपको कवर करता है कि आपकी पूरी फैमिली को कवर करता है? 5 लाख अमाउंट है उसमें। आप में शी इज ऑल्सो देयर और मेरे फादर उसमें इंक्लूडेड। आपके कंपनी में क्या क्या बेनिफिट्स है? मेरी कंपनी में हेल्थ इंश्योरेंस है, कवर इज 5 lakhs अराउंड। 5 लाख। और उसमें स्पाउस कवर है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन इफ दे हैव। बस अभी इतना ही है, मतलब ऐसा कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं है। आपकी कंपनी जो टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड किया उसका कवर कितना है? 2 times ऑफ माई CTC। 2 times ऑफ योर CTC। और क्या आपकी कंपनी में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है? यस, इट इज देयर। एंड जो कंट्रीब्यूशन है, क्या वो 1,800 रुपए है कि बेसिक का 12.5%? दैट इज 12.5%, 12% ऑफ बेसिक। ये तो हो गई आपकी इन हैंड इनकम 3,10,000 रुपए, ठीक है। अब आपके एक्सपेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप दोनों 7, 8, 10 साल से काम कर रहे हो, राइट? शादी के पहले इंडिविजुअली ज्यादा सेव कर पाते थे कि शादी के बाद ज्यादा सेव कर पा रहे हो? मेरा तो शादी के बाद ही सेविंग स्टार्ट हुई है। वो शादी से पहले फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे बहुत ज़्यादा पता ही नहीं था कि कौन कौन से मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं। लाइक मुझे NPS का आइडिया नहीं था, एंड अगेन पीपल विल से, बट मुझे PPF भी बहुत ज़्यादा नहीं पता। तो वंस आई मेट हर, शी टोल्ड मी कि यहाँ भी इन्वेस्ट करो, यहाँ भी करो, देन आई गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स। तो देन आई स्टार्टेड NPS, PPF, और जो जो कंपनी से PF चलता है वो तो स्टार्टिंग से चलता हुआ आ ही रहा है, और प्लस थोड़ा सा मैंने शेयर मार्केटिंग वगैरह में भी स्टार्ट किया है कोविड के बाद से। तो मतलब शादी के बाद आप फाइनेंशियली एडुकेट हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ हर, राइट? परफेक्ट। व्हाट अबाउट यू? मेरा बेसिकली शादी से पहले मैं मेजरली जो गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं जो स्टेबल काफ़ी, जैसे PPF हो गया, NPS हो गया, इन सब चीज़ों में मेरा ज़्यादा था इंक्लिनेशन। बट अब आफ्टर मैरिज मैंने भी स्टार्ट किया है। आफ्टर मैरिज मैंने एक्चुअली म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा स्टार्ट किया है। ठीक है। आप लोग मुझे ये चीज़ बताइए कि आप लोग अपने पैसे को एक टीम गेम के तरह देखते हो कि इंडिविजुअल देखते हो? स्टार्टिंग में थोड़ा इंडिविजुअल देखते थे, बट देन वी रियलाइज लॉट ऑफ थिंग्स। तो अभी वी आर कंसीडरिंग एज एज अ टीम, है ना?
हाँ। ठीक है, ठीक है। एंड किन के लिए सेविंग्स नेचुरल है, मतलब कौन इजीली सेव कर पाता है? ओके, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एक्सपेंसेस। सबसे पहले ये घर, क्या ये घर आप लोगों ने खरीदा हुआ है क्या, और इज इट ऑन रेंट? इट इज ऑन रेंट। इसका रेंट कितना है? 25,000 per month. 25,000। We recently shifted to this house. It is not a very big. It is just a 2 BHK, 900 or 1,000 square feet. बहुत होता है 1000 स्क्वायर फीट। आइए, आप मुंबई में 1000 स्क्वायर फीट के लिए लोग दंगे कर रहे हैं। मुंबई के स्टैंडर्ड्स में तो काफ़ी ज़्यादा है, बट अगेन क्योंकि हमारा लगेज भी काफ़ी ज़्यादा, सामान बहुत ज़्यादा था हमारा। इससे पहले हमारा 3 BHK 3 BHK था हमने हमारा। शिफ्ट किया। इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आप लोगों ने 3 BHK से 2 BHK में क्यों शिफ्ट किया? एक्चुअली वो भी रेंटेड ही था, एंड वहाँ पे ओनर शिफ्ट कर रहे थे अपने हाउस में, देन वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो ये जो पार्शियल एविक्शन टाइप जो आपका एक्सपीरियंस था, क्या उसके बाद आप खुद का घर खरीदने का सोच रहे हो? डेफिनेटली। डेफिनेटली। और आपको इनवाइट करने का भी मेरा यही था कि बिकॉज थोड़ा सा हम समझना चाह रहे हैं, एक बजट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब ले तो कितने भी सकते हैं, ठीक है, एक सर्टेन लिमिट तक, बट व्हाट विल बी द करेक्ट अमाउंट कि कितने तक का लें, सो दैट विल बी इजी फॉर अस टू रीपे एज अ लोन। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल योर एक्सपेंसेस, योर करंट लैंडस्केप, एंड देन विल फिगर आउट योर अफोर्डेबल होम बजट। ओके, तो फर्स्ट चीज तो है आपका रेंट 25,000 रुपए। अगला कम्यूट, आप दोनों वर्किंग हैं, क्या आपको रेगुलरली ऑफिस जाना पड़ता है? फॉर मी आई हैव टू गो 5 days ऑफिस। ओके, ठीक है। फॉर हर इट्स जस्ट वन और टू टाइम्स अ वीक। हाइब्रिड मोड में रहता है मेरा। मोस्टली मैं ड्रॉप कर देता हूँ, वरना शी गो बाय कैब। कमिंग टू फ्यूल, तो आप 8,000 पकड़ सकते हो मेरा फ्यूल का मंथली। आपकी जो गाड़ी का लीज है उसका जो EMI है, वो EMI कितना है? दैट इज 33,000। 33,000। और ये 33,000 आपका 3.1 के बाहर है। बाहर महीने का आपका 6 से 7,000 रुपए फ्यूल में जाता है। इसके अलावा उबर, कैब, ये सब का कुछ खर्चा है सच? 1,000 और मान लो। तो ट्रैवल में आपके करीब 10,000 रुपए जाते हैं। अगला है खाना, ग्रोसरीज, राइट? तो आप लोग खाना कैसे मैनेज करते हो? या वी कुक आवरसेल्व्स। ओके, ग्रोसरी का अराउंड 6 to 7,000 का अराउंड चला जाता है। 6-7,000। और जो आप खाना ऑर्डर वगैरह करते हो उसमें कितना जाता है महीने का? 1,000 आप पर वीक मान लो, तो 4-5 हजार, बिकॉज कभी कभी वीकेंड पे हम लोग आउटिंग भी करते हैं, तो वो सब उसी का पार्ट। इंटरनेट का हमारा 1,000 पर मंथ, और प्लस इलेक्ट्रिसिटी का 3,000 इन समर्स, और नॉर्मल 1,000 या 1,500 रुपए। जो हमारे हाउस हेल्प आती है, शील टेक 1,500 पर मंथ, जो कि नॉर्मल झाड़ू पोछा करने के लिए। इसके बाद शॉपिंग, मूवीज, बाहर जाना, इसका महीने में कितना खर्चा होता है? मेरे केस में क्या रहता है, मुझे थोड़ा सा गैजेट्स का शौक है, तो मेरे पास कभी मैं ड्रोन ले लेता हूँ, कभी मुझे गिम्बल लेना होता है, कभी गिम्बल क्यों ले रहे हो आप वीडियोग्राफी वगैरह करते हो कि करना चाहते हो? छोटा सा यूट्यूब चैनल है। अच्छा। अभी ऐसा कुछ नहीं है उसमें, बट कंटेंट डालते रहते हैं, शायद कभी कुछ उसके लिए आपने गिम्बल ले लिया? थोड़ा सा मतलब पैसे शौकीन हो होते आप। हैं, तो फिर लगता है ले समझता हूँ, लेते हैं, समझता कुछ कहीं तो स्पेंड कर रहे हो, घर ले नहीं पा रहे हैं अभी, इतना गुड़गांव में महंगाई हो गई। रिसेंटली मैंने एक iPad लिया था, मैकबुक लिया था, तो ऐसे करके अननेसेसरी के कुछ खर्चे मेरे बने रहते हैं। हर 6 महीने में मेरे पास 40-50 हजार रुपए की कुछ परचेसिंग होती है, तो मैं 10,000 पर मंथ एक शॉपिंग में जाता ही है मेरा। So what is your reaction? Because you are very financially disciplined, right? आप तो मतलब बहुत पहले से सेव कर रहे हो, इन्वेस्ट करते आ रहे हो। शुरू में तो काफ़ी लाइक आर्ग्यूमेंट हो जाता था बीच में कि क्यों, मतलब अरे क्या ज़रूरत है, बट अब यूज टू हो चुकी हूँ मैं भी, मुझे पता है कि अब आदत नहीं ज़्यादा चेंज होनी है। मैंने इनको एप्पल वॉच और एक आईफोन, फिर ये मेरे को गिफ्ट कर देते हैं। इनको एक्चुअली कुछ है, इम्पल्सिव बाइंग कह लो या पता नहीं, तो इनको रहता है, तो ये खरीद लेते हैं, फिर पकड़ते हैं कि किसको गिफ्ट करना है तो मेरे को गिफ्ट कर देंगे। तो क्या आप दोनों इंडिविजुअली भी सेव करते हो? क्योंकि आप ज्यादा खर्च नहीं करते, ये करते, तो डू यू गाइस सेव इंडिविजुअली एज वेल? सेविंग हमारी इंडिविजुअली है, मतलब शी इन्वेस्ट हर अमाउंट, और मैं अपना म्यूचुअल फंड्स एंडोलमेंट, हाँ, अकाउंट अपना अलग होता है, बट पता होती है कि सबको कि वेयर हाँ। आपने कहा कि ये थोड़े इम्पल्सिव है एंड ही बाइज थिंग्स बिफोर थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? तो क्या आप ये चीज़ें सेविंग्स अकाउंट से खरीदते हो कि डू यू यूज क्रेडिट कार्ड्स और EMIs? I always purchase from credit cards,
बट कीपिंग वन थिंग इन माइंड, उतना पैसा मेरे अकाउंट में होना चाहिए. आई कैन परचेज दैट फ्रॉम माई सेविंग अकाउंट ऑल्सो. Okay. सो जस्ट मैं परचेज करता हूँ, एंड बिफोर जनरेटिंग द बिल आई पे दैट अमाउंट. I use lot of credit cards and I have 16 credit cards. ठीक है. But all have 700 payments on time. Okay. And no bill generated. मेरा यूजेज 1% से भी कम ही रहता है ठीक है. across all credit cards. आप मुझे ये चीज बोलो कि आपको 16 क्रेडिट कार्ड्स की क्या जरूरत है एंड व्हाट इज द एग्रीगेट लिमिट? अगर आप सारे क्रेडिट कार्ड्स का क्रेडिट लिमिट भर It फिक्स. is somewhere around 45 lakhs. फॉलो अप क्वेश्चन अगेन, व्हाई? First and foremost offers, ठीक है, reward points, and समझ गया. one more thing, I have lot of friends, they also use my credit card. ठीक है, ठीक है. सो इज इट सेफ टू से कि आप लोग रेंट के बदले जितने भी खर्चे हैं वो आप सब क्रेडिट कार्ड में ही करते हो? True. हाँ. और करंटली वो जो कार लीज है उसके अलावा कोई और लायबिलिटीज है आप लोगों के? तो अगर हम आपके सारे खर्चे गिने, ठीक है, तो लीज को मिला के करीब 94-95,000 होता है और लीज के बिना 62,000 रुपीज होता है. ठीक है, आप दोनों मिलकर 3 लाख रुपए कमाते हो. ठीक है, अगर 60-65,000 के आपके एक्सपेंसेस हटा दे तो महीने के 2,30,000 रुपए बचने चाहिए. हाँ. क्या बचा पाए हो आप कोई भी महीने में? सेविंग तो Saving होती है, बट we are able to do saving, but जितना भी जो बचता है we'll invest in mutual funds. तो मेरी एक SIP चलती है, that is 50K, मतलब मल्टीपल है बट that is 50K. कुछ मंथली मैं यूजली स्टॉक्स परचेज कर ही लेता हूँ. SIP अलग है, स्टॉक्स अलग है, बट स्टॉक्स में बहुत ज्यादा नहीं करता हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा वो इम्पल्स बाइंग स्टॉक्स में भी रहता है कि चलो ये गिरा है तो सैलरी आई है वो तो उसमें ले लेते गिरता हैं ही थोड़ा है. सा. उसमें गिर ही जाता है. तो थोड़ा सा 10,000 रुपये मंथली स्टॉक्स में भी डाल देता हूँ. उसके बाद कुछ मैं NPS में डाल देता हूँ और थोड़ा सा मैं हमेशा FD में भी डालता हूँ. तो मतलब 70-80-90 तो तक तो मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर ही देता हूँ. बाकी जो बचता है वो फिर मेरे लिए थोड़ा सा रहता है कि कहाँ अलग से खर्च करो. थोड़ा सा सेविंग अकाउंट्स में भी रखता ही होगी कब कोई ऐसी जरूरत पड़े. इमरजेंसी ये तो फंड आपकी बात हो गई. ठीक है, आपके केस में आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो? मेजरली फिक्स्ड में एक तो मेरा FD में रहता है. रिकरिंग डिपॉजिट है आपकी कोई? RD है लेकिन वो ज़्यादा वाला नहीं है. और मेरा SIP मैंने स्टार्ट किया था, कितना हालांकि ज़्यादा amount है? नहीं किया है. अभी टोटल 16,000 का मंथली चलता है. बेसिकली अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है ना, मैं थोड़ा सा FD वगैरह में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि इनिशियली वी वर प्लानिंग टू बाय अ हाउस. तो उसके लिए होता है कि एकदम से ज़रूरत पड़ जाएगी. 15 lakhs के अराउंड मेरा मतलब हाँ FD टोटल का के आपका savings है. एकदम से चाहिए होगा तो ठीक है. दे सकें टाइप. और ये आप घर के लिए सेव कर रहे हो. हाँ, और घर basically. कितने टाइम में आपको खरीदने का मन है? जितना जल्दी मिल जाए. तो फिर तो आपको मार्केट में डालना भी नहीं चाहिए. हाँ, आपका ऐसे इसीलिए शॉर्ट मेरा थोड़ा सा टर्म उसमें- गोल ही है. हाँ. और आज के टाइम पे आपका जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बहुत है. यूरोप में मस्ती चल रही है, इलेक्शन में इंडिया की मस्ती चल रही है. तो इन मस्ती की वजह से स्टॉक मार्केट में बहुत, वॉलेटिलिटी तो बहुत है. हाँ. एंड कोई भी ऐसे इमीडिएट गोल्स के लिए तो आपको स्टॉक मार्केट में पैसे डालने की जरूरत नहीं. आप भी इनको मत बोलिएगा. अगर आपका 1 साल से कम का गोल है, मार्केट में बिल्कुल भी 1 भी रुपए निवेश करने की जरूरत नहीं है. रिकरिंग डिपॉजिट्स या फिक्स डिपॉजिट्स डाल लो, प्लेन वनीला. एक और चीज, आप दोनों 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो. ठीक है, अब जो डाउन पेमेंट का अमाउंट है वो बहुत बड़ा है. हाँ. ठीक है, मतलब अगर आप 1 करोड़ का घर खरीदोगे तो उसका 20% डाउन पेमेंट हो जाएगा 20-25 लाख रुपए. FD में अगर वो पूरा अमाउंट डालोगे, जितना भी इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट में आपके 30% लग जाएंगे. वन गुड इंस्ट्रूमेंट दैट यू कैन एक्सप्लोर इज आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स. क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है? No. तो आर्बिट्राज का मतलब होता है रिस्क लेस प्रॉफिट. तो इन आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, रिलायंस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी बिकता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी बिकता है और डेरिवेटिव मार्केट में भी बिकता है. तो ये फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक मार्केट में सस्ते में लेते हैं और दूसरे मार्केट में महंगे में बेच लेते हैं. तो छोटे छोटे 1-2 रुपए के जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस का फायदा उठा के वो आपके लिए रिटर्न बनाते हैं. ऑन एन एवरेज पिछले 5-6 सालों में 6-7% का रिटर्न दिया है. ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट के अराउंड ही दिया है. लेकिन इसमें बेस्ट बात यह है कि क्योंकि ये इक्विटी में आता है तो इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्सेशन है 10%. एंड दैट इज ऑल्सो अबव 1 लाख ऑफ फ्री प्रॉफिट्स. तो अगर आप किसी साल आपने 5 लाख रुपए के आर्बिट्राज फंड्स बेचे, उसमें से 3 लाख रुपए आपका
इन्वेस्टेड अमाउंट है, 2 लाख रुपए प्रॉफिट है। जो 2 लाख है, उस 2 लाख में से 1 लाख आपका फ्री हो गया प्रॉफिट, ठीक है। बाकी का जो 1 लाख है उसमें आपको 10,000 रुपए देना पड़ेगा। वही चीज अगर आप म्यूचुअल फंड बेचते, 2 लाख के इंटरेस्ट में आपको 60,000 रुपए देने पड़ जाते, क्योंकि जितना भी इंटरेस्ट आता है फिक्स डिपॉजिट से वो आपके इनकम में जुड़ जाता है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन में, जिसके वजह से हम दिल्ली से गुड़गांव आए आप लोगों से मिलने के लिए। यू गाइज आर रियली कंसर्न्ड अबाउट योर हाउसिंग सिचुएशन एंड यू गाइज वांट टू बाय अ हाउस, ठीक है। बताइए क्या प्रोग्रेस है एंड हाउ कैन आई हेल्प। एक्चुअली स्टार्ट जब किया था वी वर टारगेटिंग अ बजट ऑफ समवेयर अराउंड 80 lakhs। पुणे वगैरह में मिल जाता है 3 BHK, लिटिल फार फ्रॉम द सिटी सेंटर, तो वहां पे आपको मिल जाता है। बट व्हेन वी कम टू गुड़गांव में सडनली इतना प्राइस हाइक हुआ है, यू आर नॉट गेटिंग टू सी एनी हाउस आल्सो इन दिस बजट। या मुझे भी ऐसी न्यूज आती है कि 8-8 करोड़ के घर के 6,000 फ्लैट्स रातों रात बिक रहे हैं। गुड़गांव की जब भी रियल एस्टेट की बात चल रही है पिछले 1-1.5 साल में, ऐसी ही न्यूज आ रही है। सो इज द सिचुएशन एक्चुअली लाइक दैट? वी आर आल्सो फेसिंग दिस प्रॉब्लम। तो इसीलिए मतलब वी आर आल्सो नॉट श्योर कि अभी वेट करना चाहिए या मार्केट हो सकता है और आगे चले जाए तो हमें ले लेना चाहिए। तो वी आर आल्सो इन डिलेमा, एग्जैक्टली हमें करना क्या है। तो देखिए, मार्केट को टाइम करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें, रियल एस्टेट का ऐसा होता है 10 सालों में 4-5 साल बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है और उसके बाद थोड़ा स्टॉल हो जाता है। बट हमें ये नहीं पता है कि आगे जाके भी जो टाइम आएगा उसमें भी सेम चीजें रिपीट होगी कि नहीं। एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगी, आज के दिन क्रेडिट मिलना बहुत आसान हो गया है। अगर आपको होम लोन नहीं मिल रहा तो आप पर्सनल लोन लोगे, अगर आपको पर्सनल लोन नहीं मिल रहा तो आप कोई और तरीके से बोरो कर लोगे। बट आज के दिन पैसे बोरो करना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। दूसरा कारण जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े, इसका है रेपो रेट। 2020 में जब कोविड आया था तो आरबीआई ने पूरा इंटरेस्ट रेट गिरा दिया, जिसकी वजह से होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स गिर गए और सब घर खरीदने लगे। आज के दिन इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुके हैं बट फिर भी डिमांड अभी भी है। गुड़गांव में तो डेफिनेटली है। तो आप लोग ये पता है कि आप लोगों ने क्या सोच लिया है, मन बना लिया आप लोगों ने? घर लेने का प्लान है, गुड़गांव से थोड़ा सा आउटर में वी आर प्लानिंग, बट वो भी 1.3 1.5 CR तक जा रहा है। ठीक है, तो वही समझना है कि हम लोग जिस सैलरी ब्रैकेट में आते हैं, इज इट रियली गुड टू इन्वेस्ट इन दैट। एक प्रॉब्लम ये भी है, थोड़ा आप दूर जाओगे तो आपका ट्रैवल टाइम बढ़ेगा, एंड अगेन एवरी डे इफ यू आर स्पेंडिंग 2 hours इन ट्रैवलिंग, दैट इज आल्सो समवेयर इम्पैक्टिंग योर लाइफ। वो सारी चीजें कंसीडर करनी है। आई पर्सनली फील कि जितने भी मार्केट्स मैंने अभी करंटली देखे, जैसे गुड़गांव हो गया, अहमदाबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, पिछले 3-4 साल में इनका जो अप्रिसिएशन है वो होम लोन के इंटरेस्ट रेट से तो ज्यादा ही रहा है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया में सबसे सस्ता लोन होम लोन ही होता है। पहले तो 7-8% में बैंक्स आपको लोन दे रहा है, उसके बाद भी आप इंटरेस्ट पे भी 2 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो और आप 1.5 लाख का प्रिंसिपल भी क्लेम कर सकते हो। उसकी वजह से आपका इंटरेस्ट और भी गिर रहा है। तो अगर एप्रिसिएशन इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है तो फिर घर लेना सेंस बनता है। बट घर आपको तभी लेना चाहिए जब आपको पता है आप एक जगह में 20-25 साल तक रहने वाले, क्योंकि आपका लोन भी 15-20 साल का तो रहेगा ही रहेगा। A, and second we have to check whether you can afford it or not. So what we'll do is we'll use our home purchase affordability calculator and figure out if you can afford your desired home or not. Cost of desired house कितना है? 1.5। इसके लिए डाउन पेमेंट कितना है? 40 lakhs के अराउंड। 20%। 20%। मतलब क्या वो सेव हो चुका है ऑलरेडी? हाँ, ऑलमोस्ट। तो ये जो आपका डाउन पेमेंट है 40 लाख, आपका 20% से ज्यादा है, क्योंकि आपने इसमें रजिस्ट्री और बाकी जो एडेड स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो चार्जेस है उसके लिए भी आपने अलग से रखा हुआ है। ठीक है, लोन अमाउंट बन के आ रहा है आपका 1.1 CR। ओके, कितने साल का लोन लेने का प्लान कर रहे हो? लोन तो मैक्सिमम ट्राई करेंगे 20 साल का ले लें, 20-25 का भी ले लें, बट प्रीपेमेंट करके we are trying to cut it short in 5 to 6 years। ठीक है, क्योंकि वही है, अनसर्टेनिटी हमारी जॉब में भी रहता है, आईटी फील्ड में रहता ही है हमेशा। कुछ भी हो सकता है। क्या अनसर्टेनिटी? मतलब लास्ट 2-3 साल तो बहुत ज्यादा टफ थे, बट इन जनरल क्या पूरे ही करियर में अनसर्टेनिटी रहती है? रहता ही है। तो जनरली जब भी आप घर खरीदते हो और आप जब लोन ले रहे हो, जो EMI होती है ना, द EMI शुड नॉट एक्सीड मोर देन 30-32%
of your in-hand income. So in your case, if you guys are earning 3,10,000, your maximum EMI should be in the range of 93 to 95,000 rupees. अब अगर आप 1,10,00,000 का लोन लेते हो 20 साल के लिए, considering an interest rate of 8.5%, उस केस में the estimated EMI for this house will be 95,460, which is just a little more than the 30% mark. 30% mark is 93,000, इधर 95,500 है. So in my opinion, you guys can easily afford it. Reason being, you guys have very limited expenses. ठीक है, आपका 70,000 रुपए के अंदर अंदर सारे खर्चे हो रहे हैं. अगर आप इसमें 90,000 रुपीज डाल भी रहे हो, उसके बाद भी there is enough room to save or invest for other goals. लेकिन अगर आप घर खरीद रहे हो, आपको 2 प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं. सबसे पहला, आपका एक होम लोन के तरफ एक इमरजेंसी फंड टाइप होना चाहिए, विच इज लाइक 6 times योर EMIs. 5,50,000, 5,60,000, वो आपका हमेशा होना चाहिए. कारण कि आप लोगों ने बोला कि IT इंडस्ट्री रिस्की है, जॉब कभी भी जा सकती है. सो इफ वन ऑफ यू इज आउट ऑफ जॉब्स, दूसरे इंसान पे बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए. ये होना चाहिए. दूसरी चीज, टर्म इंश्योरेंस लेना है. एंड क्योंकि आप दोनों भर रहे हो, तो दोनों को इंडिविजुअली टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए. लोन अमाउंट है 1.1 करोड़. अगर आप इंडिविजुअली 1-1 करोड़ का भी टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो, देन यू आर बेसिकली प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ अगेंस्ट द वर्स्ट केस सिनेरियो कि इफ समथिंग हैपेंस. ठीक है, तो इमोशनल टर्मोइल तो होगा ही, बट उसके साथ साथ फाइनेंशियल टर्मोइल नहीं होगा. सो व्हेन एवर यू आर परचेजिंग अ होम, जो भी घर का EMI पे कर रहा है, वो तो टर्म इंश्योरेंस से कवर्ड होने ही चाहिए. तो आप दोनों को भी टर्म इंश्योरेंस ले लेना है. सो इफ यू गाइस डू दीज थिंग्स, तो जो आपका घर है वो आप घर आज के दिन आपके इनकम के हिसाब से अफोर्ड कर सकते हो. तो अगर आप 20 साल का लोन लोगे, तो आपका EMI बन के आएगा 95,500 एंड इन टोटल यू विल पे 2.29 करोड़ टू द बैंक. तो करीब 1,10,00,000 आपका इंटरेस्ट में जाएगा. अगर आप 25 साल के लिए लोन ले रहे हो, तो आपका EMI बन के आएगा 88,500 रुपीज और टोटल बैंक को आप पे करोगे 2.65 करोड़. तो उस केस में 1.5 करोड़ आपका इंटरेस्ट में जाएगा. एंड अगर आप 30 साल का लोन लेते हो, आपका EMI बन के आएगा 84,500 एंड यू विल बी पेइंग द बैंक क्लोज टू 3.04 करोड़. तो EMI अमाउंट 1,000, 5,000, 10,000 जितना ही चेंज हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट जो आप बैंक को पे करोगे, दैट विल चेंज सिग्निफिकेंटली. ये हम लोग टारगेट तो 1.5 का कर रहे हैं. मैक्स कितना हम कर सकते हैं? मतलब अगर इन केस अगर 1.5 में नहीं मिलता है, देन द मैक्सिमम EMI दैट यू शुड गो फॉर इज 1L. मैक्सिमम 1L. लेट्स से आप अपना बजट 2 करोड़ तक ले जाओ. अगर उस केस में आपको एक 20 साल का लोन लेना है जिसमें EMI 1 लाख से कम हो, तो मैक्सिमम लोन अमाउंट दैट यू कैन टेक इज 1.16 करोड़. ये आपका थ्रेशोल्ड है. तो बेसिकली बाकी अमाउंट आपका डाउन पेमेंट में होना चाहिए. which is like अभी तो नहीं रखता हूँ. अब हमारा लास्ट राउंड है फटाफट फाइनेंस. इसमें आपको जल्द से जल्द सवालों के जवाब देना है. सबसे पहला, इफ यू हैड टू चूज बिटवीन 10% इंक्रीज इन योर पे और a 10% decrease in your working hours, what will you choose and why? Individually answer कीजिए. Increase in pay. Increase in pay. आपका क्या? मेरा भी. तो currently आप दोनों को अपना काम बहुत पसंद है, right? अगला मतलब लेसन मोर वो पूरा देना ही पड़ता है 24 आवर. अभी भी दे ही रहे हैं, अभी आगे और कितना ही ले लेगा. 24 से ज्यादा क्या ही ले सकते हैं. सही बात है. अगला सवाल, अगर आप दोनों के दिमाग में एक कोई फाइनेंशियल गोल हो जो आपको अचीव करना ही है, वो क्या होगा? लिटिल अर्ली रिटायरमेंट. अर्ली रिटायरमेंट. ठीक है. कितना जल्दी? 40-45 मैक्स. 40-45 मैक्स. ठीक है. अगला सवाल, इफ मनी वाज आउट ऑफ कंसिडरेशन, व्हाट वुड यू डू फॉर अ लिविंग? फॉर मी, टेक रिव्यूअर. डेफिनेटली. अच्छा, वो मेरा फर्स्ट वाज लाइक एक मस्त सा फार्म हाउस, वहां पे एक स्टूडियो सेटअप हो एंड आई विल डू एवरीथिंग. गॉट इट. रिटायरमेंट लाइफ. व्हाट अबाउट यू? मेरा ये कि कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग टाइप का कुछ करूं उसी फार्म हाउस में. और आखिरी सवाल, फूड, ट्रैवल, शॉपिंग, वेयर डू यू गाइस स्पेंड द मोस्ट ऑफ योर मनी? सब में बहुत ओके ही होता है. तो शॉपिंग. ठीक है. व्हाट अबाउट यू? मेरा होगा थोड़ा ट्रैवलिंग में होगा और लिटिल बिट ऑफ फूड में तो हाँ मतलब ठीक है. Got it. So you are frugal.
आप मतलब सब कंट्रोल में ही रहते हो। ठीक है, परफेक्ट। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। 14 घंटे से लाइट नहीं थी, फिर भी हमने कंटिन्यू किया शूट करने के लिए। आप लोगों को इस चीज की आदत नहीं है, सो kudos, you guys did a really good job. If you guys liked any part of the video, do hit the like button. We are also inching towards 1 million subscribers, so please subscribe. Your love and support keeps us motivated. हम बहुत मेहनत करते हैं, हम अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। एक सब्सक्राइब का एक हल्का सा एक बटन दबा दो प्लीज, वो एक बटन से हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। See you guys next time.